आई थिंक वे सारे बच्चे एक वर्दा और ज्वाइन हो रही है बस हमारे साथ आई थिंक, तो फिर सारे बच्चे आ जाएंगे। ओके तो याशिका बेटा पहले मैं एक आपके साथ बात करना चाह रहा था, जो आपने एक पॉइंट रेस किया था ना पेज नंबर 1.41, तो मैं अभी वही देख रहा था एक सेकंड पहले, तो मैं आपको पहले अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ याशिका आवाज आ रही है यस बेटा? सर। ओके तो यस आप सर। अगर आप दोबारा से खोलो 1.41, यस सर। तो जरा देखना, पहला पहला क्या लिखा है एक्सपेंस में? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा क्या है? चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड। आगे देखो क्या लिखा है, कॉमा, खत्म नहीं हुआ वो, लाइन कंटिन्यू हो रही है नीचे तक, तो ये पूरी एक लाइन है। देखो आगे, इसके आगे जहाँ डैश डले हुए ना के फिगर कहाँ पे आएगी, देखो वो वाली लाइन पूरी एक है। हाँ। तो ये है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स कॉमा वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो मैंने जो आपको वहां सिर्फ चेंज इन इन्वेंटरी लिखवाया है, ये इसने उसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो दिस इज कंप्लीट वन लाइन। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? चलो तो यस। एक काम करते हैं, तो अब आई थिंक कौन नहीं सब लोग हैं, चलो फिर सब लोग हैं, हितेशिता, वरदा, दृष्टि, रेशल, गरिमा, सीमा आई थिंक लॉग आउट करके वो नहीं आए, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई कहाँ थे हम? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, अब मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया आपके साथ, तो मैं एक बार देख रहा हूँ कि कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आपके डाउट तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स में देख रहा हूँ, लूज टोल, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मैंने अभी आपको बता दिया, अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, कॉपीराइट पेटेंट, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इजी, ये भी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लोन पेपर ऑन डिमांड भी मैंने करा रखा है, कंप्यूटर भी हो गया, गुड्स एक्वायर्ड फॉर। सर। ये बताओ कहाँ आएगा पहले? फोर्थ, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। हाँ याशिका बताओ, फोर्थ बताओ पहले ये वाला, फिर आपका डाउट लेंगे। करंट एसेट नहीं। 2 मिनट सर, 1 मिनट अपने आंसर्स में देख लूं। हाँ देख ले, देख के बता, अपने आंसर पे देखियो बस, बुक के आंसर पे मत देखियो। नहीं नहीं सर। सर करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना बेटा, ये इन्वेंट्री में आएगा सर बेटा क्यों? ये, इन्वेंट्री है इन्वेंट्री, जो आप गुड्स खरीद के बेचने के लिए रखते हो, स्टॉक बोलते हैं ना, इन्वेंट्री का मतलब क्या, स्टॉक। ठीक है, तो जो गुड्स आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, वो कहाँ आएगा? इन्वेंट्री में। मैंने बताया था 4 नॉर्मल इन्वेंट्री होती है और 2 अब नॉर्मल, तो 4 नॉर्मल में जो चौथी वाली थी, पहली थी रॉ मटेरियल, दूसरी WIP, तीसरी थी आपकी फिनिश गुड्स, और चौथी थी आपकी, आप देखोगे अगर मेरे नोट्स में, तो चौथी कौन सी थी? स्टॉक इन ट्रेड, ये वही तो है, तो जो आपने स्टॉक रखा हुआ है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यस सर। ओके चलो, तो आगे भी एक बार मैं देख रहा हूँ, आगे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। एक ये देखो 25th क्वेश्चन में 5वां पॉइंट देखो, चलो 5वां पॉइंट क्या लिखा है? नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सब लोग भी देख रहे हैं, हो 5वां पॉइंट नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो भाई, नेगेटिव का मीनिंग यही है कि आपका है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस, लेकिन लॉस है। ठीक है, तो किस किस तरह से आ सकता है इसको? नेगेटिव बैलेंस भी लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी लिखा आ सकता है, तो नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो अगेन क्या लिखोगे इसका आंसर? बट सर हाँ, डेबिट बैलेंस तो प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट का होता है? नहीं भाई, कहाँ से प्रॉफिट का होता है? सर नेट इधर देख, नेट प्रॉफिट आता है। इधर देख, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड क्या होती है? एक्सपेंस। लेकिन सर उधर तो नेट प्रॉफिट आता है ना। मतलब समझा नहीं मैं, सर देख जब हम इक्वल करते हैं, जब उसे बैलेंस करते हैं तो डेबिट देख, साइड तो आता है नेट प्रॉफिट। अच्छा मेरी स्क्रीन तो शेयर करी नहीं अभी, तुम्हें दिखेगा कैसे? मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे लिख के, रुक जाओ, होल्ड रखो। देखो भाई सामने दिख रहा है आपको? कुछ हो गया? हाँ जी, तो याशिका देख सामने, अगर मान लें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ से देखो। ठीक है, ये वाली साइड होती है आपकी जहाँ सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और ये वाली साइड होती है जहाँ सारी आपकी इनकम आती है। क्लियर है? तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड, दिस साइड इज मोर देन दी डेबिट साइड। क्लियर है? तो मेरा यहाँ बैलेंस निकल के आ जाएगा, यस सर। तो इसका मतलब क्या है?
कि मेरी इनकम साइड ज्यादा थी एक्सपेंस से, तो बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्लियर है? तो यस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। यस सर। पहले ये क्लियर हुआ। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस। ये क्लियर है पहले? लॉस। अब इसको दिखाएंगे यस कहाँ सर। पे? देखो मैंने बताया आपको दोनों चीजें जाएंगी वहीं पे ही, सरप्लस में। तो इसी को जो डेबिट बैलेंस है उसी को क्या लिखा और हो सकता था? मैंने बताया अभी नेगेटिव। नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव बैलेंस भी लिखा हो सकता है। वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। हाँ जी, बाकी सब लोग समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके बताओ प्लीज बेटा। रेशल, गरिमा, यस दृष्टि, वर्धा, सर। हितेशिता। बाकी लोग ओके, वेरी गुड। चलो लग रहा है सुन रहे हैं, मतलब गायब नहीं हुए। पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कुछ देख तो रहा नहीं है। वीडियो ऑफ कर लेते हो आप लोग तो पता नहीं चलता हो या नहीं हो, है। हाँ, पता चला ऑन करके उसके बाद मूवी चल रही है। हाँ जी, चलो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, ये तो इजी है सारे। ट्रेडमार्क, सीआरआर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, स्टोर्स एंड स्पेयर, ऑफिस इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, चलो इनमें प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, हाँ जी, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, जल्दी से। मैं आपको इसके बाद नया टॉपिक कराना चाहता हूँ भाई, जल्दी से बताओ। हितेशिता, एक सेकंड रुको। हाँ हितेशिता। तो फिक्स मतलब नॉन करंट एसेट्स में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स में। वेरी गुड। और उसके अंदर फिर उसके बाद आगे बताओ। फिक्स्ड एसेट में फर्दर 4 हेडिंग्स होती है ना, चार चार फर्दर उसके सब पार्ट्स। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हाँ, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, क्लियर हो गया। तो ये अभी इंटेंजिबल एसेट ऐसा है जो हम बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। 28th क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। 29th में भी ऐसा कुछ नहीं है, 30th में भी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब इजी है। 30th का मेरे को 9th पार्ट कौन बताएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेट्स सी कौन बता पाता है। वर्दा बताओ भाई। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, याशिका ने हैंड रेज किया, बाद में आऊंगा उन पे, पहले वर्दा पे सो ट्राई। नॉन करंट लायबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वेरी गुड। दो मैंने बताई थी, दो मैंने बताई थी। मैंने कहा आपको समझाऊंगा नहीं लेकिन याद करना पड़ेगा अभी। तो दो कौन कौन सी थी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों की दोनों हमने अदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में समझा था, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये याद होनी चाहिए बेटा। चलो तो अब एक काम करते हैं, आगे के क्वेश्चंस करने से पहले अब मैं आपके साथ थोड़ा एक नया आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर पूरी तरह खत्म। मैंने जानबूझ के इसको बहुत स्लो स्लो कराया है ताकि आपको थोड़ी चीजें याद हो जाए। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत याद होना शुरू हो गया होगा और अब थोड़ा सा बेटर लगने लगा होगा ये चैप्टर, वरना ये बड़ा आपको बोरिंग लग रहा था शुरू में। खास करके मैंने देखा था हितेशिता तो ऐसे करी थी कि ये सर हितेशिता और दृष्टि क्या चैप्टर आगे सर याद करना पड़ेगा है। चलो वर्दा का थम्स अप आ गया, वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं। मैं जरा आपने जो मैंने 3 चीजें छुड़वाई थी मैंने आपको, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, 3 चीजें मैंने छुड़वाई थी जो समझाई नहीं थी। देखो इधर आपको स्क्रीन दिख रही है ना सबको? एक बार थम्स अप करके बता दो भाई स्क्रीन दिख रही है। ओके वर्धा का आ गया, ओके डन। चलो तो ये 3 चीजें बेटा मैंने छुड़वाई थी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री। मैंने इतना जरूर बता दिया था कि ये 3 चीजें हैं किसके इक्विवेलेंट। इसका जरा कलर चेंज कर देते हैं, एक काम करते हैं हाइलाइटर का। जस्ट अ सेकेंड। ओके तो जरा इसका कलर चेंज करते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके अलावा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री। तो मैंने ये कहा था आपसे कि ये 3 चीजें जो है, इन तीनों का मैंने आपको बोला था ये किसको रिफ्लेक्ट करती है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। बट मैंने अभी आपको बताया था ये 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह सकता ओपनिंग स्टॉक इस वाले में जा रहा है, परचेज इसमें जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इसमें, ऐसा नहीं, 1 to 1 रिलेशन नहीं है। बट ये इन तीनों को रिफ्लेक्ट करती है। अब कैसे करती है ये समझते हैं जरा। अब मैं आपको यही चीज समझाने जा रहा हूँ कि कैसे ये इसको रिफ्लेक्ट करती है। ओके तो यहीं पे शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, मैंने आपको बोला था कि स्टॉक कितने तरह का हो सकता है, इन्वेंट्रीज कितनी तरह की हो सकती है। तो इन्वेंट्रीज लिखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी हो सकती है। तो आपकी इन्वेंट्री हो सकती है एक तो रॉ मटेरियल की, क्या आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा। दूसरी आपकी हो सकती है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की, ठीक है। तीसरी आपकी हो सकती है फिनिश गुड्स की,
और चौथी हो सकती है आपकी स्टॉक इन ट्रेड। मैंने आपको चार बोली थी कि चार जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल कोर्स में आपकी होती हैं, और मैंने आपको बताई थी दो अब नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जो नॉर्मल इन्वेंट्री होती है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से समझेंगे अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो लेट्स अज्यूम मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार में समझ में आना चाहिए बेटा। मान लेते हैं मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो फर्नीचर के बिजनेस में और मान लेते हैं मैं फर्नीचर बना के बेच रहा हूँ, यानी मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। तो मैं क्या खरीदूंगा, मैं क्या खरीदूंगा, सबसे पहले लकड़ी। लकड़ी मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। तो ऐसे केस में मैं रॉ मटेरियल कुछ परचेज करूंगा, रॉ मटेरियल कुछ परचेज करूंगा, ठीक है। तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया। अब मान लेते हैं 31 मार्च आ गई और मेरे पास अभी भी कुछ लकड़ी बची हुई है, ठीक है। हितेशिता कुछ कह रही है बेटा, हितेशिता चलो मैं आपका डाउट ले लेता हूँ, लेकिन इसके बाद ना फिर एक बार पहले पूरा समझाऊंगा फिर डाउट लेंगे। हाँ हितेशिता। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आया। ऑडियो क्यों नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? नहीं, अब आ रही है सर। ये क्या हो गया था, अच्छा चलो पहले हाँ। सर इवन स्क्रीन भी स्टक हो गई है, सो क्या लिखा है स्क्रीन पे? अभी तो मैंने लिखा हुआ है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड परचेज। याशिका कह रही है ठीक मुझे है तो दिख सर। रहा है यहाँ। और वर्दा दृष्टि रेशल बेटा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गरिमा बेटा थम्स अप करके बताओ, आवाज आ रही है साफ? हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं भाई आ रही है, तो आई थिंक हितेशिता थोड़ा सा आई थिंक नेट का प्रॉब्लम होगा आपकी साइड पे। अभी ठीक है ना? यस सर, अब ठीक है। सो चलो स्टार्टिंग में क्या बताया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से बताया तो मैंने आपको बताया था अभी कि चार तरह की आपके इन्वेंट्रीज होती हैं। आपने इन्वेंट्री सीखी थी ना बेटा, इन्वेंट्रीज के हमने टोटल देखी थी कितनी होती थी, 6 होती थी। 6 में से मैंने कहा था 2 अब नॉर्मल होती है, तो उसको तो साइड कर दो, वो तो हम जबरदस्ती इन्वेंट्री में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कहा है, अदरवाइज तो वो इन्वेंट्री है नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री तो क्या होता है, स्टॉक, जिस चीज में मैं डील करता हूँ। तो टोटल बेसिकली 4 तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन्वेंट्री। क्लियर है? अब मैंने शुरू किया था सबसे पहले रॉ मटेरियल से कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्या होती है और कैसे हो सकती है। तो सोचो रॉ मटेरियल, भाई मैं अगर किस चीज में डील करता हूँ, फर्नीचर में, मेरा काम है फर्नीचर में डील करना। तो ऐसे केस में मैं सबसे पहले फर्नीचर का रॉ मटेरियल खरीदूंगा। अगर फर्नीचर बनाता हूँ मैं, ये मान के चल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं सबसे पहले क्या खरीदूंगा, लकड़ी। तो मैंने लकड़ी खरीदी, तो मैंने लिख दिया परचेज। अब जब साल एंड हुआ, 31 मार्च आया, तब हो सकता है मेरे पास अभी भी कुछ लकड़ी बची हुई हो, यानी मेरे पास क्या बचा हो सकता है, लकड़ी का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? हम समझ रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किस किस में हो सकता है, किस किस में परचेज हो सकती है, क्या हो सकता है। तो पहले सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लकड़ी खरीदी, परचेज करी, मेरे पास साल के एंड में बची हुई थी, तो वो क्लोजिंग स्टॉक आ गई। और जैसे इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो यानी इस केस में, रॉ मटेरियल के केस में, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक परचेज भी हो सकती है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं आगे। मान लेते हैं मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ एग्जांपल, मैंने लकड़ी खरीदी, ठीक है। अब मैंने जितनी भी लकड़ी खरीदी थी मैंने उससे फर्नीचर यानी मैंने लेट से सोफे या चेयर बनानी शुरू कर दी। अब जब 31 मार्च आया तो मेरी कुछ लकड़ी, कुछ तो लकड़ी बची हुई थी, वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गई एज इट इज, लेकिन कुछ मेरी चेयर आधी कच्ची पक्की सी बनी हुई थी, पूरी नहीं बनी अभी, आधी कच्ची पक्की सी बनी हुई थी। तो यानी 31 मार्च को मेरे पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। 31 मार्च को मेरे पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, कुछ आधी पक्की सी बनी हुई क्या बोलते हैं, चेयर बनी हुई है, ठीक है, जो पूरी नहीं बनी है अभी, ठीक है। और अगेन अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो अगले साल का वो क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे केस को आगे बढ़ाते हैं। लकड़ी खरीदी थी मैंने, ठीक है, 31 मार्च आई, मैंने कहा कुछ लकड़ी ऐसी पड़ी हुई है, तो वो तो क्या हो गया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। कुछ लकड़ी कन्वर्ट हो गई मेरी, लेकिन अभी पूरी तरीके से बनी नहीं थी चेयर, तो वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लेते हैं कुछ चेयर पूरी बन भी गई, विच मीन्स मेरा गुड्स फिनिश हो गए। तो इसका मतलब जब 31 मार्च में मेरे पास पूरी चेयर बनी हुई रखी है, वो क्या कहलाएंगी, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी हो सकता है फिनिश गुड्स में। क्लियर है? और जो इस साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के एंड में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर बनी बनाई कुर्सी भी तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग की, कि अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ,
क्लियर है? मैं क्या बात कर रहा था अभी, अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अगर मैं बनी बनाई कुर्सी खरीदता हूँ तो वो क्या कहलाती है? स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो यही मेन फर्क होता है फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में। दोनों ही फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश गुड्स भी फाइनल प्रोडक्ट है और स्टॉक इन ट्रेड भी फाइनल प्रोडक्ट है। फिनिश गुड्स कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है? जो हमने अपने खुद के बिजनेस में खुद बनाया है। क्लियर है? और स्टॉक इन ट्रेड के हमने किसी से बना बनाया खरीदा है ट्रेडिंग के लिए, आगे बेचने के लिए। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, अगर बना बनाया खरीद रहा हूँ तो अब मैं उसको फिनिश गुड्स नहीं बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा? स्टॉक इन ट्रेड। तो मैंने परचेज किया, साल के एंड में हो सकता है कुछ मेरे पास बना अभी भी पड़ा रह जाए, तो यानी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है? और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्लियर है? वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे कुछ भी परचेज नहीं हो सकता। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में कुछ भी परचेज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको करने की क्या कोशिश करी है? मैंने कोशिश करी है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस किस का ओपनिंग स्टॉक होगा, किसका क्लोजिंग स्टॉक होगा और किस किस का परचेज होगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो बेटा अगर ये आपको क्लियर है जो मैंने अभी तक लिखा है, इसका पर्पस बताऊंगा अभी, अभी पर्पस खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तो जितना बताया है उसमें कोई डाउट है तो पहले मेरे से पूछो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, यहाँ तक का क्लियर कर पाऊँ। हाँ जी, याशिका को क्लियर है, बाकी लोग बेटा हितेशिता, दृष्टिवर्धक, कोई भी डाउट है पूछो, प्लीज पूछो, खुल के पूछो। ओके, सबने क्लियर किया है अभी तक? दृष्टि एंड रेशल बेटा आपको क्लियर है? रेशल का आ गया मेरे पास, दृष्टि आपका रह गया बस अभी। ओके, क्लियर है। चलो मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ। ये कहाँ पे होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ठीक है जी? और ये कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग में। क्लियर? जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। ओके, अब ये क्यों बनाया था मैंने, जरा इसका पर्पस समझते हैं। एक सेकेंड जरा, सीमा हैज जस्ट ज्वाइंड अस। अब उसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, सीमा ने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? एक सेकेंड रुकते जरा, तब तक आप लोग नोट कर लो इसको। हाँ जी सीमा, आपने जस्ट ज्वाइन किया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सीमा आप सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी सर। हाँ जी। तो आपने तो अभी लेट ज्वाइन किया, अब तो हम आगे निकल गए, तो लेट कैसे हो गए वापस? दोबारा ज्वाइन नहीं किया आपने? हाथ किया? कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो अभी आपको फिर ये सुनना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि काफी कुछ मैंने बताया है अभी। ठीक है? तो अभी आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा यार ये वाला। ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलो। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने ये क्यों लिखा है जरा इसको समझते हैं। देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, उसमें हम क्या करते थे, ध्यान से देखना आप सारे लोग, अब असली इंपॉर्टेंट मजेदार पॉइंट आने वाला है। जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उसमें हम ये ओपनिंग स्टॉक, आप देख रहे हो सबसे ऊपर क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक। तो इन सब का स्टॉक प्लस करके दिखाते थे ओपनिंग स्टॉक में। क्लियर है? ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं परचेज देखूं तो ये वाली परचेज प्लस जो आपकी यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड में परचेज लिखी है, ये टोटल करके हम दिखाते थे परचेज में, और ये सारे के सारे ऐड कर देते थे तो कहाँ आता था? क्लोजिंग स्टॉक। तो आप अगर देखो तो अपने पास ये तीन ही चीजें होती थी वहां पे, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो वो क्या होती थी, इन सब का जो ओपनिंग वाला है वो सारा टोटल कर लिया, वो ओपनिंग स्टॉक बन गया, परचेज सारी टोटल कर ली, परचेज बन गई, क्लोजिंग सारे टोटल कर लिए तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया। तो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू कम इन ट्रेडिशनल मेथड, पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ, जल्दी से थम्स अप करके बताओ। ओके, याशिका का आ गया, जल्दी करो बेटा। हाँ, हितेशिता, रेशल, वेरी गुड गुड। दृष्टि एंड वर्धा बेटा आप लोगों को क्लियर है? डन। चलो, तो अब जो हम बना रहे हैं उसमें क्या फर्क है, अब जो हम कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या है, आप अपने नोट्स से जो आपके पास उसमें देखो जरा, सबसे पहला क्या है सीपीसी में? सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो, रॉ मटेरियल में अगर ओपनिंग में मैं परचेज ऐड करता हूं और क्लोजिंग माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास जो यहाँ फिगर आएगी, ये जो फिगर आएगी, ये फिगर क्या कहलाती है? ये फिगर कहलाती है कॉस्ट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ जी, ये फिगर क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो हम अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ रॉ मटेरियल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, सेकंड क्या आता था? तो मैं इसके साथ में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, वहां पे ना आपके नंबरिंग डली हुई थी तो मैं नंबरिंग भी डाल देता हूँ। इसकी नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इसको मैंने जो 3 लिखा था ना, इसको 3A 3B 3C लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। ये 3A कर देते हैं, ये 3B कर देते हैं और ये 3C कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 3A निकाल के दिखाया आपको। तो ये क्या है? दिस इज 3A। क्लियर हो गया? अब 3B क्या है? देखो ये है दिस वन। परचेज किस चीज का है? स्टॉक इन ट्रेड का। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो सेकंड ये लिखा था, तो दिस इज योर, मैं यहाँ एरो लगा के लिख देता हूँ, दिस इज योर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आइटम नंबर 3B। मैं नए वाली आप प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि यही आइटम कैसे कैसे जा रही है। और अब बच गया आपका चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आता है भाई? ये जितनी भी आइटम बच गई, देखो अभी तक क्या क्या हो चुका है आपका। आपका ये निकल गया है रॉ मटेरियल का, तो सारी आइटम आपने यूज कर ली, और ये जो परचेज है हमने यूज कर ली इसके लिए, यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखाने के लिए। तो बाकी क्या बच गया? अब बाकी आपका बच गया वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग क्लोजिंग। क्लियर हो रहा है? मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ढंग से। ये बच गया आपका। क्लियर है? तो अगर आप ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देते हो। हाँ बेटा। सर एक बार परचेज से पहला वाला समझा दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा अभी दोबारा बता दूंगा, पहले एक बार कंप्लीट करने दो मेरे को। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या बचा है? ओपनिंग स्टॉक तीनों का और क्लोजिंग स्टॉक तीनों का। तो आप अगर ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते हो तो मेरे पास यहाँ जो नेट फिगर आएगी, ठीक है, जो नेट फिगर आ गई, मैं अगर इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फिगर आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर चेंज इन इन्वेंट्री विच इज योर आइटम नंबर 3C। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आपका यही चीज दोनों जगह बस अलग अलग तरीके से दिखाई हुई है। वहां पे ओपनिंग सारा एक साथ दिखाते थे, परचेज सबकी एक साथ दिखाते थे और क्लोजिंग सबकी एक साथ दिखाते थे पुराने ट्रेडिशनल मेथड में। और जो नया मेथड है उसके हिसाब से आप इनका बाइफर्केशन अलग तरीके से दिखाते हो। चीज वही है, चीज वही है, अमाउंट वही है, बस अलग तरीके से दिखा रहे हो। ठीक है, अच्छा याशिका को छोड़ के बाकी में से किसी को डाउट? पहले बाकी सबका डाउट देखते हैं। याशिका को छोड़ के बाकी किसी और को कोई डाउट? गरिमा का हैंड रेस दिख रहा है। बाकी बेटा पहले मैं आता हूँ गरिमा आपके पास। दृष्टि, हितेशिता, वर्दा, रेशल, सीमा। बेटा सीमा को भी अभी नहीं मैं पूछ सकता क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है। तो हितेशिता, दृष्टि, वर्दा, रेशल। ओके, तो पहले गरिमा का डाउट लेते हैं। दृष्टि का तो मेरे पास थम्स अप आ गया है। हाँ जी गरिमा बताओ, सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, सॉरी। हाँ जी गरिमा बताओ। सर ये जो चेंज इन इन्वेंट्रीज है, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इसीलिए ये मैं माइनस लगा रहा हूँ बीच में, ये लो आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ये माइनस कर दिया एज ओके इट इज। देखो तो याद करने के लिए इजी हो गया ना, ऐसे ही पैटर्न याद रखना है बस आपने। ओके सर। ठीक है, हाँ जी रेशल बेटा आपका क्या डाउट है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ बेटा। सर हमें पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद ही सब कुछ शो करना है? नहीं ये सब शो करना ही नहीं है हमें। तो हमारे पास तो देखो, अच्छा होगा क्या हमारे पास, ये मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ अभी, ये होता क्या है चेंज इन इन्वेंट्री। इसके ऊपर अगर अगर मैं आपसे अगर हम बात करें दो तरीके से, सर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलिवेंस है इसका, और दूसरा होता है कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आ गया रेशल कैसे है ये ब्रेकअप है कि ये फिगर्स अराइव कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं समझाता ना डिटेल में तो आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाते कि यार ये तीन आइटम यहाँ पे है क्या, इसके अंदर आ क्या रहा है। तो पहली चीज अगर मैं ये भूल जाता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा और क्या आएगा, तो पहले आपको ये समझ में आ गया है। आवाज गायब हो गई बेटा आपकी रेशल। हाँ सर। पक्का नहीं आया तो पूछ ले मेरे से।
नहीं सर, आ जाएगा वो। ओके, तो ये समझ में तो आ गया। अब बात आती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इस चीज के ऊपर, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखा आएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि भाई बताओ चेंज इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करके बताओ। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बुक है तो आप जरा बुक खोलो, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा है। क्वेश्चन 39 देखो, उसमें चेंज इन इन्वेंट्री पूछी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आएंगे तो। और दूसरी बात एक और बेटा, जैसे हमने अभी एक एक्सेप्शन समझा था बैलेंस शीट में, एक आइटम हमने समझी थी कि नेगेटिव आ सकती है, मैंने सरप्लस बोला था आपको नेगेटिव आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे भी चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव आ सकती है। भाई अगर मेरी ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है ना, अगर ओपनिंग था ही नहीं और क्लोजिंग है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नेगेटिव आ जाएगा ना फिर, है ना। तो इस केस में आ सकती है, जरूरी नहीं कि आएगी बट आ सकती है। क्लियर है, तो नेगेटिव आएगी तो फिर नेगेटिव लिखेंगे। तो ये दो चीजें नेगेटिव आ सकती हैं, तो इसको ये समझ के चलना है। क्लियर है। और किसी का डाउट बेटा, याशिका और सीमा को छोड़ के गरिमा और रेशल के तो डाउट लीजिए। दृष्टि, वर्धा, हितेशिता बेटा आपने थम्स अप किया था वैसे, तो आई होप कि आपको क्लियर है। याशिका पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको कहाँ पे अब अटका था, कहाँ समझ आया था। बाकी लोग बेटा आप लोग प्लीज नोट करो इसको। हाँ जी याशिका, कहाँ सर तक आपने परचेज वाला। कौन से वाला? सर हाईलाइट कर दूं? सर नहीं ये मुझे वाला। कहाँ पे कर रही है हाईलाइट क्या? ये नहीं दिखाई दे रहा मुझे। नहीं तूने क्या सुना था मुझे थोड़ी स्टोरी तू ये बता बेटा। मैंने बंद कर सर दिया तो तू नहीं कर पाएगी। हाँ बता। सर जो स्टॉक इन ट्रेड है उसका जो परचेज है उधर तक, वहां तक मतलब ये उधर तूने से नहीं सारी समझ। कहानी तो सुन ली थी ना पूरी कि भाई ये 4 तरह के होते हैं, उसके बाद फिर ये सारा सुन लिया था। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम समझ लिया था मतलब तूने? हाँ अच्छा वेरी गुड। तो कुछ भी नहीं बचा यार फिर तो, एंड जरा सा बचा है। तो अगला सेकंड सब हेडिंग थी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जो हाईलाइट किया है येलो से गोला मारा हुआ है वो आ जाएगा स्टॉक इन ट्रेड का परचेज। तो ये तो स्ट्रेट अवे फिगर चलेगी। तो बचा क्या आप जो ग्रीन में सारे हाईलाइट करे हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर। तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंटरी। तो देखो आइटम सारी यही है, इन्हीं में ही मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन करके नए वाले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया, दैट इज इट, और कुछ नहीं। आप अगर मेरे नोट्स में देखोगे ना, जो मैंने नोट्स आपको दिए थे वहां पे भी यही सारी चीज बताई हुई है। ये सेम एज इट इज बनाया नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर देखोगे तो वहां पे सब लिखा हुआ है कि आपका चेंज इन इन्वेंटरी में क्या आता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का, और फिर उसका टोटल करते हैं तो वो चेंज इन इन्वेंटरी होती है। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी नोट्स के अंदर भी। ठीक है चलो, तो आपको मैंने ये वाला पार्ट भी बता दिया है। तो अब आप अगर देखोगे तो अब आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो अभी हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35, 37, 39, 40, ये सारे क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो। ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। मैंने कुछ चीजें तो करा दी थी, ये 3 चीजें रहती थी, तो मैंने ये 3 चीजें भी आपको करा दी है। अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है इस चैप्टर का जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। तो सिर्फ एक वो वाला टॉपिक रहता है जिससे रिलेटेड शुरू के क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक पूरे क्वेश्चन जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे नहीं करे हैं, तो प्लीज अब करके रखना। और जो भी क्वेश्चंस अब आपके रह गए आगे के वो सारे करने हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 42 तक सब करना है। सिर्फ शुरू के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये अभी नहीं करने हैं। क्वेश्चन 1 से 8 तक नहीं करने हैं। बाकी उसके अलावा 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 42 तक सब करके आने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 28 किसी का डाउट था, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब करके आना है। मेरे पास कुछ मैसेज आ रहा है। नहीं याशिका, यहाँ पे यही है बेटा। ठीक है चलो, तो आप लोग ये करके, हाँ कहाँ से आवाज आई? हाँ सर गरिमा। हाँ गरिमा बताओ बेटा। सर आप मुझे भेज दोगे प्लीज? क्या चीज? कहाँ भेजना है तुझे? क्वेश्चन की पिक। हाँ अच्छा, क्वेश्चन के पिक। मैंने कहाँ भेजना है तुझे? कह रही सर भेज दो मुझे, कहाँ है? हाँ क्वेश्चन की पिक भेज देता हूँ। मुझे एक यार मैसेज ड्रॉप कर दे व्हाट्सएप पे, मैं भूल जाता हूँ। तो अभी क्लास के बाद फिर इसकी फोटो खींच के ना डाल दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ पर मैसेज डाल दियो व्हाट्सएप पे। ठीक है चलो तो भाई हम लोग क्लोज करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास तक आपका ये चैप्टर खत्म।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ये अभी कराया ना, जो आज पाठ के वाला, इसमें तीनों चीजें समझाई है। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके रेशियोज वगैरह समझने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है इस तरीके से, लेकिन हाँ पक्की बात है कि आगे आपको देखना रेशियो में बहुत काम आएगा। रेशियो वगैरह जब मैं कराऊंगा तब आप कहोगे हाँ सर ये अब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो चलो अब क्लोज करते हैं भाई यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, बाय बाय बेटा, बाय एवरीवन।